बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। जब मुस्लिम लीग नून ने अपना बयानिया बनाया तो तब से ही जो है वो ये कहा जा रहा था कि इस पार्टी का बयानिया नहीं है। देखिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो पूरी सियासत है वो बतौर एक ताजर उनका तारुफ़ है। अगर आप कहीं गूगल पे चले जाएँ या दुनिया में कहीं मियाँ नवाज शरीफ साहब का तारुफ़ निकालें तो उनका बिजनेसमैन कम पॉलिटिशियन, यानी वो पहला उनका तारुफ़ जो है वो बिजनेसमैन का है, फिर उनका एक सियासतदान का तारुफ़ है, 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म रहने के बावजूद। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब क्योंकि एक बिजनेसमैन हैं तो वो फ़ायदे और नुकसान के साथ चीज़ों को देखते हैं, और बिजनेसमैन का जो नज़रिया होता है या अकीदा होता है या जो उसका नैरेटिव होता है वो होता है मुनाफ़ा। वो मुनाफे के साथ चीज़ों को चलाता है। तो जब इन्होंने ये नैरेटिव दिया, बयानिया दिया, वोट को इज़्ज़त दो, और फिर ये कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के जर्नैल, जिनमें ये कह रहे थे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल फैज़, ये दोनों हमारे साथ ज़्यादती कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि हम फ़ौज के साथ बातचीत नहीं करेंगे। फिर कहा बिल्कुल फ़ौज के साथ कुट्टी हो गई है। और फिर इन्होंने कहा कि जनरल बाजवा को जवाब देना पड़ेगा, जनरल फैज़ को भी जवाब देना पड़ेगा। तो इतने सख्त मौक़िफ़ को लेने के बाद ये करार दिया गया कि ये है नून लीग का वो बयानिया। मरीम नवाज़ ने कहा कि ये बयानिए का बोझ सारे लोग नहीं उठा सकते। नवाज शरीफ का बयानिया इतना वज़नी है कि उसका बोझ सब लोग नहीं उठा सकते। ये उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था, आप सबको याद होगा। इवन उस बयानिए का बोझ शहबाज शरीफ ने भी नहीं उठाया। उस बयानिए का बोझ उनके बहुत करीबी साथियों ने नहीं उठाया। और मुस्लिम लीग नून के बहुत करीबी बहुत सारे लोग ना सिर्फ नाराज़ हुए, बल्कि उन्होंने कहा कि हम पब्लिक के सामने इस बयानिए को नहीं लेकर जा सकते। ख़ास तौर पे पाकिस्तान की फ़ौज से पाकिस्तान के लोग प्यार करते हैं। ज़रा सी एक झड़प हो जाएगी और पूरी की पूरी कौम जो है वो फ़ौज के साथ खड़ी हो जाएगी। तो आप जितना मर्ज़ी फ़ौज के ख़िलाफ़ लोगों को वर्गलाएं, जितना मर्ज़ी फ़ौज के अंदर आप कोशिश करें कि वो अपने हाई रैंक्स के साथ जो है वो तसादुम पे उतर आएँ या जनरल बाजवा, जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ हो जाएँ, लेकिन ऐसा होगा नहीं। लोग जो है वो फ़ौज के साथ पाकिस्तान में एक उनका रोमांस है, एक उनकी मोहब्बत है, एक अकीदत है फ़ौज के साथ, और ये होती है इस किस्म के ममालिक के अंदर। पाकिस्तान में भी ये कोई अनोखी चीज़ नहीं है। और पाकिस्तान के अंदर जो फ़ौज के साथ लोगों का ताल्लुक़ है वो बड़ा गहरा है। इवन हमारे सियासतदान उतना गहरा ताल्लुक़ नहीं बना सके जितना इस एक इंस्टीट्यूशन ने बनाया है बहुत हद तक पाकिस्तान के अंदर। अब मरीम नवाज़ साहब ने अपना मौक़िफ़ तब्दील किया है और आज उन्होंने एक इंटरव्यू दिया BBC को। मरीम नवाज़ साहिबा ने जो जुमले बोले उसमें एक ये है कि फ़ौज के साथ बातचीत हो सकती है। एक उन्होंने क्लेम किया कि मेरे आसपास ऐसे लोग हैं जहाँ पे फ़ौज राब्ते कर रही है और मैंने ये सुना है, और उन्होंने तस्दीक की इस बात की कि वाकई में एस्टेब्लिशमेंट यानी फ़ौज राब्ते कर रही है। फिर उन्होंने कहा मेरी फ़ौज है, हम क्यों नहीं बातचीत करेंगे। फिर उन्होंने कहा लेकिन इस हुकूमत को पहले हटाया जाए, इस जाली हुकूमत को पहले ख़त्म किया जाए, फिर फ़ौज के साथ जो है वो बातचीत इस शर्त पे होगी कि हुकूमत को ख़त्म किया जाए, हुकूमत को हटा दिया जाए। अब इसके ऊपर मैं आता हूँ कि ये मरीम नवाज़ साहिबा ने ये मौक़िफ़ क्यों दिया और अपने मौक़िफ़ को क्यों बदला। ये हुआ ऐसे कि एतवार वाले दिन आपको याद है कि एक PDM की एक मीटिंग हुई थी इस्लामाबाद में, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की, जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो मौजूद थे। मौलाना फजल रहमान साहब ने वीडियो लिंक के ऊपर दीगर लीडर्स भी थे, और उस मीटिंग के अंदर बहुत सारे अहम रहनुमा मौजूद थे। वहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का वो स्टेटमेंट जो इन्होंने BBC को इंटरव्यू दिया, उसी गिलगित में जहाँ मरीम नवाज़ साहिबा ने BBC को इंटरव्यू दिया, बाद में जो इंटरव्यू दिया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, उसमें उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि फ़ौज का नाम लेना और जर्नल्स का नाम लेना नवाज शरीफ साहब की ज़ाती पॉलिसी है, ये हमारा तय नहीं हुआ था। और एस्टेब्लिशमेंट तक हम पहुँचे थे कि ये कहा जाए कि एस्टेब्लिशमेंट, अब एस्टेब्लिशमेंट की जो डेफिनेशन है वो बहुत वसी कर देते हैं। ये वैसे नॉर्मली तो एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में आर्मी चीफ को ही कहते हैं, आर्मी चीफ या उनके करीबी लोग या कोर कमांडर्स। लेकिन ये एस्टेब्लिशमेंट की जब तारीफ़ करते हैं तो उसको बड़ा कर देते हैं, ब्यूरोक्रेसी भी शामिल कर देते हैं, सिविल ब्यूरोक्रेट्स, गैर मुल्की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट, तो ये उसका एक आड़ ले लेते हैं कि हम तो इसकी बात कर रहे थे, इसकी नहीं कर रहे थे। तो एस्टेब्लिशमेंट एक ऐसा अल्फाज है जिसको अपोजिशन इस्तेमाल करती है या लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर वो किसी को भी रगड़ रहे हों, बाद में आराम से निकल जाते हैं कि जी हम आपके लिए बात नहीं करते, हम तो उनके लिए बात कर रहे थे। तो वहाँ पे उनको रास्ता मिल जाता है छुपने का, रास्ता मिल जाता है दूसरा कोई वे आउट निकालने का। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हमने यहाँ तक तय किया था, और नवाज शरीफ साहब ने अगर कहा है तो उनके पास कोई सबूत ज़रूर होंगे। ये बड़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा कर दी उन्होंने नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़
कि नवाज शरीफ साहब के पास सबूत कहाँ से आए? क्या जब जनरल बाजवा या जनरल फैज़ नून लीग के बकौल वो धांधली करवा रहे थे, तो क्या नवाज शरीफ साहब के बंदे छुप के वीडियो बना रहे थे? क्या उन्होंने कोई किसी कागज़ के ऊपर दस्तखत करवा लिए थे? या कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उनके पास मौजूद हैं जिनको वो ले जाएंगे और ले जाकर अदालत में देंगे और ये कहेंगे जनाब ये साबित हो गया कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने ये धांधली करवाई थी? ऐसी चीज़ें तो मौजूद नहीं हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मुझे इंटरव्यू देते हुए इमरान खान साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब की गैर मुल्की लोगों से मुलाकातों और उनका गद्दारी का जो सारा मामला है उसके हमारे पास इंफॉर्मेशन है और बाकायदा हमें एजेंसीज़ ने इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन हमारे पास उसके ऐसे सबूत नहीं है कि अदालत में जाके साबित किया जा सके। ये हुआ ज़रूर है, मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मैं अदालत में साबित कैसे करूँगा? इन्फॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर नहीं। वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए होते हैं या सॉलिड आपको सबूत चाहिए होते हैं, तो अदालत के काबिल नहीं है, लेकिन ये हकीकत है, ये खान साहब कह रहे थे। इसी तरह से अगर धांधली हुई भी है तो सबूत क्या है उसके? तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ को मुश्किल में डाल दिया। उसके बाद पीडीएम का एक इजलास हुआ, उस इजलास के अंदर यह मामला उठाया गया और उस इजलास के बाद एकदम पीएमएलएन की स्ट्रेटजी तब्दील हुई। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी की बातचीत हुई और जब इनकी मुलाकात हुई गिलगित में, उसके बाद मरियम नवाज ने इंटरव्यू दिया बीबीसी को और उस इंटरव्यू का ऐसा लगता है कि सारा का सारा फोकस इस बात के ऊपर था। बार बार इंटरव्यू करने वाली खातून ने, सहाफ़ी ने बार बार ये सवाल उठाया कि एस्टेब्लिशमेंट, फौज, मुलाकातें, खुफिया राब्ते कैसे निकालेंगे, हुकूमत जाएगी कैसे? ऐसा लग रहा था कि वो एक एजेंडे के तहत इंटरव्यू हुआ है और मरियम नवाज का तो नहीं लगता, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात है बीबीसी से। उन्होंने एक बड़ा शानदार इंटरव्यू दिया थोड़े दिन पहले, तो बहुत मुमकिन है बीबीसी को ये कहा गया हो कि आपने ये चीज़ निकलवानी है। हो सकता है बीबीसी की या उस रिपोर्टर की अपनी ज़ाती ये सोच हो कि मुझे ये चीज़ निकलवानी है और उन्होंने अच्छी रिपोर्टिंग की है, बुरा नहीं किया। जो खातून सहाफ़ी हैं उनके क्वेश्चन में जान थी, उन्होंने अच्छे सवाल पूछे। मरियम नवाज साहिबा ने वहाँ पर कहा कि हम फ़ौज के साथ बात कर सकते हैं। नंबर एक तो जो बयानिया था कि फ़ौज के साथ बात ही नहीं होगी, जनरल फैज़ और जनरल बाजवा इन दोनों के ऊपर एक क्रॉस लगा दिया था रेड कलर का नवाज शरीफ साहब ने। वो मरियम नवाज ने बताया कि जी नहीं, वो हम मिटा रहे हैं, वो खिफ़त अब हम मिटा रहे हैं। यानी फ़ौज से जब आप बात करेंगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप किसी मेजर से बात करें, ऐसा तो नहीं होगा कि आप किसी कैप्टन से बात करें, ऐसा तो नहीं होगा कि कोई सूबेदार आएगा वो आपसे बात करेगा या पीएम में जाके आप फ़ौज के साथ बात करेंगे, ऐसा नहीं होगा। जब आप फ़ौज के साथ बात करेंगे तो फ़ौज इस वक्त, अगर आप फ़ौज से बात करना चाहते हैं या आपका क्लेम है कि फ़ौज आपसे बात करना चाहती है, तो फ़ौज इस वक्त जनरल बाजवा साहब उसके हेड हैं और जनरल फैज़ DGISI के हेड हैं। आपको इन्हीं से बात करनी पड़ेगी। तो आप इन्हीं पे एलिगेशन लगाते हैं कि इन्होंने ये सारा कुछ किया, सारी खराबी की जिम्मेदारी इनकी और इनको जवाब देना पड़ेगा। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं नहीं, इनसे हम बात करने के लिए तैयार है, लेकिन इमरान खान की हुकूमत को पहले घर भेजने। अब आ जाएं उस नैरेटिव की तरफ कि मुंतखब हुकूमतों को या वज़ीर आज़म को या हुकूमतों को घर भेजने का सिलसिला बंद होना चाहिए। ये सिलसिला यहाँ से शुरू हुआ था। नवाज शरीफ साहब ने जब पहला नारा लगाया, उन्होंने कहा कि मुझे क्यों निकाला, तो उन्होंने क्या कहा था? ये उनका पहला बयानिया था, मुझे क्यों निकाला। वो ये कह रहे थे कि 18 वज़ीर आज़म को निकाल दिया फ़ौज ने। वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान की फ़ौज ने किसी वज़ीर आज़म को टिकने नहीं दिया। अच्छा, उसमें वो शामिल कर रहे थे यूसुफ रज़ा गिलानी को, जो बकौल नवाज शरीफ के धांधली से जीत कर आए थे। उसमें वो शामिल कर रहे थे बेनज़ीर भुट्टो को, बेनज़ीर भुट्टो शहीद को, जिनको 2 मरतबा निकाला गया और फ़ौज ने निकाला। लेकिन वो ये कहते हैं कि वो भी धांधली से आई थी, मियाँ साहब ने उन पर भी धांधली का इल्ज़ाम लगाया था और बाद में उनको निकालने पर भी शिकायत की। पाकिस्तान की तारीख इस चीज़ की गवाह है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के अलावा जब भी कोई इक़्तिदार में आया इंतखाबात में, मियाँ साहब ने कहा ये धांधली से आया, और जितने वज़ीर आज़म भी निकाले गए बाद में मियाँ साहब ने कहा कि इनको फ़ौज ने क्यों निकाला। अब वो कह रहे हैं कि इमरान खान भी धांधली से आया, ये तो रिकॉर्ड का हिस्सा है, और अब वो खुद कह रहे हैं कि फ़ौज इमरान खान को इक़्तिदार से निकाल दे। वो वाला बयानिया भी मरियम नवाज़ ने उड़ा के रख दिया। मरियम नवाज़ ने एक एक करके अपने वालिद के सारे बयानिए उड़ा के रख दिए। पहला ये कि हम फ़ौज से बात नहीं करेंगे, उन्होंने कहा जी बिल्कुल करेंगे, हम फ़ौज से बात कर सकते हैं। दूसरा ये कि फ़ौज किसी हुकूमत को ना निकाले, किसी हुकूमत को या किसी वज़ीर आज़म को घर ना भेजे। अब मरियम नवाज़ कह रही हैं कि फ़ौज इनको घर भेजे, इस जाली हुकूमत को गिरा दे। दूसरा बयानिया भी उड़ा दिया। तीसरा, वोट को इज्जत दो का बयानिया, तो वोट को कहाँ इज्जत दी? ये तो फ़ौज से बात कर रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि आप इनको निकालें। एक्चुअली हुआ ये है कि पीडीएम की मीटिंग के अंदर और मुस्लिम लीग नून के सीनियर लोगों के छोड़ने के बाद
और इंटरनली इन्होंने एक रिपोर्ट हासिल की है जिससे इनको पता चला कि बहुत सारे लोग इनकी पार्टी को छोड़ के चले जाएंगे। तो फिर इन्होंने अपने बयानिए में लचक पैदा की और फौज के लिए गुंजाइश पैदा की। वो जनरल बाजवा जो कल तक इनको सारे गुनाहों के लिए जिम्मेदार नजर आते थे, आज वो उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। वो फौज जिसको ये कहते थे कि हुकूमतें ना गिराओ, आज वो उसी फौज को एक हुकूमत गिराने के लिए कह रहे हैं। ये बड़ा वाज़ेह है, बहुत वाज़ेह है और आप सबके सामने है। एक क्लेम जो इसमें मरियम नवाज साहिबा ने किया, उन्होंने कहा कि मेरे आसपास लोगों से एस्टेब्लिशमेंट के लोग या फ़ौज के लोग राब्ते कर रहे हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये सबसे बड़ा झूठ है। उसकी एक वजह मैं आपको बता देता हूं। हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल लोग बड़े कमज़ोर हैं और वो अपनी ताकत साबित करने के लिए ये झूठ बोलते हैं कि मेरे फ़ौज के साथ ताल्लुकात हैं, या फ़ौज मुझसे रब्ता कर रही है, या फ़लाँ बंदे ने मेरे साथ रब्ता किया है, या फ़लाँ बंदे ने मेरे साथ रब्ता किया है। और वो अपनी लीडरशिप को बता के लीडरशिप की नज़र में अपनी अहमियत को बढ़ाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में, कोशिश करते हैं फ़ौजियों के रिश्तेदारों के ज़रिए से या किसी भी तरीके से उनसे एक मुलाकात हो जाए और फिर उस मुलाकात को मिर्च मसाले लगा के ले जाके अपने लीडर को बताते हैं कि मैं तो डायरेक्ट राब्ते में हूँ और वो तो आपके बारे में ये सोच रहे हैं। तो इससे लीडरशिप के वो करीब भी हो जाते हैं और उनको पॉलिटिकल फ़ायदा भी होता है। लेकिन दूसरी जानिब मियां नवाज शरीफ साहब ने और मरियम नवाज साहिबा ने बाकायदा एक सर्कुलेशन जारी किया था अपनी पार्टी में कि कोई भी शख्स फ़ौजियों से राब्ता नहीं करेगा। तो फिर मरियम नवाज साहिबा ये बताएं कि जो लोग फ़ौजियों से राब्ते में हैं उनके खिलाफ उन्होंने क्या कार्रवाई की। यानी दिखाने के दांत और हैं और खाने के दांत और हैं। ये तो बहुत बड़ा धोखा है कि आपने कहा कि जनरल बाजवा कसूरवार हैं, आपने कहा जनरल फैज़ कसूरवार हैं, आपने कहा ये हुकूमतों को गिराते हैं, आपने कहा ये वोट को इज्जत नहीं देते, आपने कहा कि हमारे लोगों में से कोई इनसे मिलेगा नहीं और जो मिलेगा उसके खिलाफ पार्टी एक्शन लेगी। अब हो क्या रहा है कि आपके लोग उनसे मिल रहे हैं और आपको बता भी रहे हैं और आप इंटरव्यू में कह रही हैं जी मेरे पास इत्तला पहुंची, हमारे लोगों से वो राब्ते में है। फिर आपने कहा हम बात करना ही नहीं चाहते, अब आप बात करना चाह रहे हैं। बात किन से करना चाह रहे हैं? जिनके ऊपर आपने इल्ज़ाम लगाया कि धांधली उन्होंने की है, उन्हीं के साथ आप बातचीत के लिए भी तैयार हैं। दूसरा, आप हमेशा कहते रहे कि हुकूमतें फ़ौज क्यों गिराती है, आप फ़ौज को दोबारा एक हुकूमत गिराने के लिए भी कह रहे हैं। और ये सारा कुछ और ये जो सारा का सारा नैरेटिव बदला है, मैं वापस पहली बात पे आ जाऊं कि ये एक बिजनेस डील की तरह डील कर रहे हैं सारे मामले को। पहले नैरेटिव को यहां तक लेकर गए और जब देखा कि ये नैरेटिव यहां पे नहीं बिक रहा, लोग इसके ऊपर नहीं आ रहे, पॉलिटिकल पार्टीज इसके ऊपर मुश्किलात का शिकार हैं, इत्तेहादी साथ छोड़ रहे हैं, पार्टी के लोग छोड़कर जा रहे हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो हमारे साथ खड़े नहीं हो रहे, तो फिर नैरेटिव को यहां लेके आ गए और उसके अंदर लचक पैदा की। ये सौदेबाजी का तरीका है, ये बिजनेस का तरीका है, ये उसूली सियासत नहीं है। मैं आज फिर आपको कह रहा हूं और उन तमाम लोगों को जिन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब से इनकलाब की उम्मीद बांधी हुई है, मैं उन तमाम लोगों को दोबारा कह रहा हूं जिन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब से इनकलाब की उम्मीद बांधी हुई है। उनका बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं जिनका मकसद बड़ा पाकीज़ा है। वो वाकई पाकिस्तान में डेमोक्रेसी चाहते हैं, वो वाकई पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, वो वाकई पाकिस्तान में एहतसाब चाहते हैं, वो वाकई पाकिस्तान में ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का निज़ाम इदारों की मुदाखलत के बगैर चले। तो उनका मकसद बहुत अच्छा है, लेकिन जिस आदमी के पीछे वो चल रहे हैं इस मकसद को लेकर, वो आदमी इस मकसद के लिए बना नहीं है, उसकी ट्रेनिंग इस मकसद के लिए नहीं हुई है। मियां नवाज शरीफ साहब मुमकिन ही नहीं है कि फ़ायदा देखकर हाथ ना मिलाएं, मुमकिन नहीं है। ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। मियां साहब अपनी ज़िंदगी में कई दफ़ा इनकलाबी बने और कई दफ़ा कंप्रोमाइज़ किया, फिर इनकलाबी बने, फिर कंप्रोमाइज़ किया, फिर इनकलाबी बने, फिर कंप्रोमाइज़ किया। वही मियां नवाज शरीफ हैं जिन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ मिसाक जमहूरियत साइन किया और ये कहा कि मैं आइंदा कोई शरारत नहीं करूँगा, और उसके बाद फिर फ़ौज के साथ मिलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के ख़िलाफ़ दो मरतबा उन्होंने फ़ौज के साथ मिलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश की। ये मियां नवाज शरीफ साहब हैं और इन्होंने फ़ौज को कहा कि ये करते हैं, और ये बहुत उतावले थे उस वक्त कि किसी तरह हुकूमत को गिरा दें और हुकूमत में आ जाएं। सिर्फ इनको इंतजार था कि 18वीं तरमीम हो जाए, मेरा तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनने का रास्ता खुले। उसके बाद इनसे वक्त नहीं गुजर रहा था कि किसी तरह फटाफट ये हुकूमत जाए और मैं इंतखाबात लड़के पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन जाऊँ। तो मियां साहब का जो बयानिया है, याद रखिएगा, ये वक्त के साथ साथ बदलता रहेगा, ये कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। कभी ये वोट को इज्जत दो होगा, कभी ये फ़ौज से बात ना करने का होगा, कभी ये सिलेक्टेड का होगा, कभी इस बयानिया के अंदर बहुत सख्ती आएगी और कभी ये बयानिया बिल्कुल फरामोश करके भुला दिया जाएगा। ये बयानिया कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये फ़ायदे और नुकसान के साथ तब्दील होता चला जाएगा। ये बयानिया मुस्तकिल नहीं रह सकता, क्योंकि मियां साहब की अपनी ज़ात के अंदर कभी भी
कोई चीज़ भी इस्तकलाल के साथ नहीं रही, वो मुस्तकिल नहीं रहते, वो कभी ये होते हैं कभी वो होते हैं, और ऐसा ही होता है। यही मरीम नवाज़ में चीज़ जो है वो कन्वर्ट होके आई है। मियाँ साहब से जो चीज़ मरीम नवाज़ में पहुंची वो यही चीज़ पहुंची जब उन्होंने असेसमेंट की कि हम जिस जगह पे खड़े हैं, हम जिन असूलों की बात कर रहे हैं या जिस बयानिए को जहाँ पे हम लेकर गए हैं, लोग फ़ायदा नहीं दे रहे, लोग साथ नहीं दे रहे, तो फ़ौरन छोड़ के नीचे आ गए। और अगर अभी लोग यहाँ पे भी साथ ना दें तो ये और नीचे आ जाएंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो आज फाइनली ये है, कंक्लूजन ये है इस सारी एपिसोड का, मरीम नवाज़ के इंटरव्यू का, कि नून लीग जिस बंद गली में जा रही थी अब उसको रेस्क्यू करने का टाइम आ गया है। उस बंद गली से नून लीग को निकालने के लिए बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ और मुस्लिम लीग नून जो है वो खुद भी अब कोशां हो गई है। और एक चीज़ ये है कि आज मरीम नवाज़ साहबा ने नवाज शरीफ साहब के 3 बड़े बयानियों को डबो दिया है दरियाए गिलगित में। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।